गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? दल विरोधी अधिनियम में एक पॉइंट हमने बताया था सबको। एंटी डिफेक्शन एक्ट में दल विरोधी अधिनियम में हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि व्हाट इज नोन एज एंटी डिफेक्शन। अब ये बात सही है कि जब हम लिखते हैं कि संसदीय शासन में कैसे स्थायित्व लाया जाए, तो दल विरोधी अधिनियम के सारे पॉइंट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक लाइन लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन जब किसी चीज को हम जानते हैं उसके पूरे डायमेंशन को समझ लें, क्योंकि दल विरोध जैसे कि एक जब मेंस में उत्तर तो लिखते हैं तो किसी चीज का एक पॉइंट हमने लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिख दिया, तो बहुत विस्तार से उसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई चीज हम जानते हैं तो एक बार उसको पूरा हमें जानना चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन में एक पॉइंट हमने बता दिया था, दूसरा भी पॉइंट आपको बता दें कि एंटी डिफेक्शन के बाकी डायमेंशन क्या है, कहाँ पे एंटी डिफेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है, और एंटी डिफेक्शन एक्ट आने के बाद भी क्यों इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि एंटी डिफेक्शन या डिफेक्शन या दल बदल को किन किन रूपों में देखा जाता है। डिफेक्शन के मायने शायद मैंने बता दिए थे कि पहला पार्टी मेंबर के लिए, दूसरा नॉमिनेटेड, और नॉमिनेटेड भी पार्टी के द्वारा ही होता है, तीसरा है इंडिपेंडेंट, निर्दलीय। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो चुनाव किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ता, वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा। तो ये तीन पॉइंट हमने आपको बता दिए थे। इसमें उसके सवाल है कि अगला होगा हु इज द रूलिंग अथॉरिटी, कौन ये डिसाइड करेगा कि दल बदल के मायने क्या है। रूलिंग अथॉरिटी का मतलब है कि कौन ऐसा पदाधिकारी है जो बताएगा कि दल बदल के मायने क्या है, यानी दल बदल में जो डिस्क्वालीफाई होगा उसको निर्धारित कौन करेगा। तो दल बदल के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन निर्धारित करने का अधिकार स्पीकर को है। स्पीकर का मतलब है लोकसभा का स्पीकर और विधानसभा का स्पीकर, क्योंकि एंटी डिफेक्शन एक्ट एक ही है जो लोकसभा विधानसभा दोनों पे समानांतर तौर पे लागू होता है। तो दैट विल बी डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर। इसलिए आपको याद दिलाते, अब यहाँ एक फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है जो और भी हम आगे देखेंगे और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको काम में देता है। कि आप जानते हैं कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तीन तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला स्पीकर, और दो और तरीके क्या क्या है, यानी हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के तीन तरीके हैं। एंटी डिफेक्शन में एक तरीका है, उसके अलावा भी संविधान में और तरीके हैं। तो आप जानते हैं सेकेंड इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। आपको याद है कि इंदिरा गांधी के चुनाव को डिस्क्वालीफाई किया गया था। इंदिरा गांधी ने डिस्क्वालीफाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम स्पीकर हाई कोर्ट की भी इसमें पावर है। एंड वाई हाई कोर्ट डिस्क्वालीफाइड द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसेस का प्रयोग किया था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में बताया गया है करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है, भ्रष्ट आचरण क्या है। ये हमारे यहाँ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में बताया गया है। यहाँ पे भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो कौन करेगा? कोर्ट। यहाँ पे कौन कर रहा है? स्पीकर। पहला फर्क आ गया। एक और भी तरीका है किसी को डिस्क्वालीफाई करने का, कि मान लीजिए कि अब आपके एक सिंपल सवाल पूछे, प्रीलिम्स के लिए सब सिंपल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको देखने में सिंपल लगेगा लेकिन यही गलतियां ज्यादा होती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए व्हाट इज क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बीइंग एमपी और एमएलए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए संविधान में क्वालिफिकेशन क्या है?
अब देखिए, मुझे पता है कि आप भीड़ का सहारा लेंगे। कोई एक व्यक्ति मुझे बताइए कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी के लिए होने क्वालिफिकेशन क्या है? आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, जिससे बोल भी लें हमें स्वयं नहीं पता चले। सब लोग एक साथ बोलेंगे। कोई एक व्यक्ति बताइए। बताइए। ठीक है। इंडियन होना चाहिए ना, भारतीय नागरिक होना चाहिए? पूरी बात बताइए। और क्या? अच्छा, मतलब कि ये संविधान में लिखा गया है उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ऐसे संविधान में लिखा गया है। मैं पूछ क्या रहा हूं? देखिए, देखने में कितनी सिंपल बात है, सारे उत्तर आप गलत बता रहे हैं। तो जब मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पार्लियामेंट से नहीं पूछ रहा हूं। अब आप देखें कितनी छोटी छोटी गलतियां, और ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम गलतियां खूब होती हैं। आप क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का ज्यादा पढ़ने के कारण फेल होते हैं? ज्यादा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? इसलिए मैं फिर कहता हूं, अच्छे से देखिए, एकदम बारीक तरीके से देखिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्शन बताता है, क्या पार्लियामेंट्री एक्ट से प्रिस्क्रिप्शन है। तो आपको याद दिला दें कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, फॉर लोकसभा 25 ईयर्स, और फॉर राज्यसभा 30 साल का पूरा होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी रनिंग 30, मतलब 30 साल पूरा होना चाहिए। और तीसरा, भारतीय संविधान की तीसरी, अच्छा, शपथ ग्रहण का प्रावधान किस में है? तीसरी में या दूसरी में है? तीसरी में है। दूसरी में, पहले हमारा संविधान बड़ा आसान है, पहले वेतन भत्तों की बात करता है, और वेतन भत्ता पसंद आ जाए तो शपथ ले लीजिए। तो पहले पैसे की बात होगी। ऐसा नहीं वो शपथ लेके फंसा दिया जाएगा कि आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, पैसा कम मिल रहा है। तो थर्ड, उसमें तीसरा लिखा, थर्ड शेड्यूल के अनुसार उसने बाकायदा अपना शपथ लिया हो, यह क्वालिफिकेशन है। और चौथा कहा गया है, एनी अदर क्वालिफिकेशन दैट इज मेड बाय, दैट कैन मेड बाय द पार्लियामेंट। और उसके हिसाब से पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, अगर कोई लोकसभा का मेंबर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस किया है कि पूरे भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम होना चाहिए। देयरफॉर नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी में नहीं है, उनका नाम कहाँ है? बड़ोदरा में। लेकिन सवाल यह है कि जिनका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं होगा, वो उस संसदीय क्षेत्र से वोट तो नहीं देगा, चुनाव लड़ सकता है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। ये पार्लियामेंट ने अलग से क्वालिफिकेशन बना रखा है कि कोई एमपी के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन होगा। तो उसका नाम निर्वाचक नामावली में पूरे इंडिया में कहीं भी होना चाहिए, वो कहीं पे चुनाव लड़ सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, तो संविधान में अलग है। और डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन फर्क समझिए, डिस्क्वालिफिकेशन अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है। अब सवाल ये है, हमारे यहाँ से क्यों मतलब था? हमने आपको बताया था किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में क्यों आ गए? अब सवाल अगला आपसे पूछे, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है तो शपथ लेने के किस आधार पर शपथ लेता है? क्या शपथ लेता है वो? किस बात की शपथ लेता है? किस बात की शपथ लेता है? क्या? गोपनीयता। अच्छा अच्छा, ओह माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल। पहली बार मैंने सुना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोपनीयता की शपथ लेता है। उसके पास ऐसा है क्या जो गोपनीय रखेगा?
संविधान के प्रति निष्ठा का। सही में श्योर है? गेस मारा है? गेस मारा है? पढ़ा हुआ है? तो आपको याद देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सही बात है। फेथ एंड एलिजेंस टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यही बेसिक बात है। जब आपने पढ़ा कि अनुसूची 3 में शपथ लेता है तो संविधान में 105 में नहीं लिखा गया है कि शपथ कैसे लेगा, उसके लिए 3rd शेड्यूल है, तीसरा शेड्यूल है। इसमें दिखाया गया है कि शपथ कैसे लेगा, तो शपथ लेने के उसके बाकायदा तरीके हैं कि वो एलिजेंस एंड फेथ टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and will maintain unity and integrity, uphold the unity and integrity of India। 2 आधार पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेता है। वो गोपनीयता की शपथ हमेशा मंत्री लेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। उसके पास कौन सा सीक्रेट रखने की बात है? मामला सीक्रेट निर्मला सीतारमन के पास है या मनोज तिवारी के पास है? निर्मला सीतारमन के पास है। मनोज तिवारी के पास क्या? रिंग क्या के पापा वही सुना देंगे दोस्तों। सीक्रेट क्या है उनके लिए? तो बात बहुत सीधी सी है। अब देखने में कितनी सिंपल बात लग रही है, प्रीलिम्स में सिंपल ही हम छोड़ के चलते हैं, और दुनिया भर के अगर विवाद हमसे पूछो हमें याद होगा ऐसा होगा तो ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका उत्तर हमारे पास है। लेकिन जो भी बातें लिखी गई संविधान में उसी का उत्तर हम नहीं ढूंढ पाते। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए। तो जब भी अब सवाल है कि मान लीजिए कोई एक हमारे यहाँ मेघालय से सांसद हुआ, उस पर ये डिबेट था कि वो मेघालय सांसद नहीं है, वो भारत का नागरिक ही नहीं है, मेघालय सांसद हो गया। अब डिस्क्वालिफिकेशन का मामला आता है कि नहीं आता है? तो कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पे राष्ट्रपति उसे डिस्क्वालीफाई करेगा। तो हमारे यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन के 3 तरीके होंगे। एक दल बदल अधिनियम से पहला, दूसरा न्यायालय से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट से, और तीसरा संविधान में लिखी गई डिस्क्वालिफिकेशन के, संविधान में पूरी की गई योग्यता कोई न पूरा कर पाता हो तो भी उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 3 तरीके हो गए। और हमारा सरोकार क्या है? पहला। अब सवाल है कि जब किसी एक चीज को देखे तो हम इर्द गिर्द सारी चीजों को देख डालते हैं, तो ये हमेशा आपको एरर करने से हमेशा बचाता रहेगा। जैसे कभी भी कोई न्यूज में भी चीज देखे तो एक घटना आपने देखी, अब सवाल है कि जब आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया, एक तो यहाँ पे आपको भारत का यूज करना चाहिए। भारत इज रेफरेंस बुक। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, हमारी फोर्स में कितने कहाँ पे कैसे स्क्वाड्रन होता है, कौन स्क्वाड्रन, अब न्यूज में देख रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर, तो हायरार्की क्या है, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए वहां पे। तब अब ये जीएस पढ़ने का तरीका है, ये नहीं बस ताली बजा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तालियां, उससे एक अति का फायदा आपको नहीं होगा। तो दैट इज वे टू हाउ द गो थ्रू द जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडी का मतलब क्या है? आपकी इर्द गिर्द जो भी चीज है उसमें आपकी इंटरेस्ट एक होना चाहिए। अच्छा, मतलब सेना में इतने हेडक्वार्टर हैं, ऐसे कमांड होती है, यहाँ ये है, कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन है, कमांडिंग कौन करता है, पदाधिकारी कौन है, रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट कितने हैं, तभी तो कुछ फायदा मिलेगा। ये आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस स्पीड से किया गया, ये पूछेगा एग्जाम में। तो थोड़ा सा इस चीज को चौकन्ने रहिए। और रटी चीजें आईएएस एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछता, और आपको ऐसा लगेगा जितना हमने चीजें पढ़ी उसके बाद कोई काम आया नहीं। ये चीजें ना होने पाए, हम आपको बार बार याद दिला देते हैं कि स्पीकर, तो रूलिंग अथॉरिटी कौन होगा? स्पीकर। दूसरा, तो यहाँ पे स्पीकर होगा, एक जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, दूसरी जगह कोर्ट होगा। 3 तरीके अलग अलग आ गए। अभी आपको फैक्ट याद रखने की आवश्यकता है। अब स्पीकर अगर करेगा, रूलिंग अथॉरिटी स्पीकर है, लेकिन स्पीकर के होने कारण अब सवाल है कि स्पीकर क्या कोई टाइम लिमिट है क्या, कि किस टाइम लिमिट में स्पीकर किसी को डिस्क्वालीफाई करेगा? टाइम लिमिट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या 10वें अनुसूची में ये समय अवधि नहीं है कि कितने समय अवधि के भीतर किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई वो करेगा। टाइम लिमिट नहीं है। अब इसका परिणाम है किन लोगों ने काफी टाइम लिया है। पहला, आपने देखा होगा शरद यादव को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था तो हमारे यहाँ स्पीकर ने, राज्यसभा के सभापति ने कहा था
अगर राज्यसभा का मामला होगा तो स्पीकर का मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। तो अगर राज्यसभा कोई मेंबर होगा तो राज्यसभा का सभापति उसको डिस्क्वालीफाई करेगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लेकिन उसके लिए समय सीमा नहीं है। तो वेंकैया नायडू ने शरद यादव के मामले में कहा था कि देयर मस्ट बी अ लिमिटेशन ऑफ 3 मंथ, 3 महीने की समय सीमा होनी चाहिए, और कोई मामला डिस्क्वालीफाई है या नहीं है वो 3 महीने के भीतर हम उसको बाकायदा निर्णय दे दें कि 3 महीने के भीतर ऐसा कर दिया जाए। अगला, किस पे ये कानून लागू नहीं होता, यानी नो टाइम लिमिट इज देयर। किस बात को दल बदल नहीं माना जाएगा? एंटी डिफेक्शन क्या नहीं माना जाएगा? विच आर द फैक्टर विच डजंट कम विद इन द एम्बिट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन किसको नहीं माना जाएगा? किसके ऊपर ये लागू नहीं होगा? किस बात को एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा? उसमें पहला ये है, स्पीकर के ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। स्पीकर पे ही एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। इसका मतलब है, आप याद रखिए, अब सवाल ही है, अब देखो जैसे कि हम जब फैक्ट पढ़ते हैं कि वाई स्पीकर पे एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, तो हमसे मेंस के लिए पढ़ेंगे तो वाई क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि आपको याद दिला दें, स्पीकर भी तो वोट करता है, और स्पीकर बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए कोई स्पीकर बन नहीं सकता। मंत्री बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए बन सकते हैं, स्पीकर नहीं। स्पीकर के लिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही चाहिए, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। तो अब सवाल ये होता है कि वो भी वोट कास्ट करेगा, तो उसके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है, निर्णायक मत। और आज तक भारत के स्पीकर ने इतिहास में कभी भी निर्णायक मत नहीं दिया है। आज तक भारतीय इतिहास में कभी भी स्पीकर को निर्णायक मत देने का मौका नहीं मिला हुआ है। केरला के स्पीकर, ही इज एन एक्सेप्शन। केरला के स्पीकर अपने आप में अपवाद हैं कि जिन्होंने 10 बार कास्टिंग वोट दिया है। केरला के पूर्व स्पीकर जिनका नाम था एसी जोस, उनको एसी का उन्होंने, जो उनका एसी नाम तो अलग था, लेकिन उनको मजाक में लोग बोल दिए थे ऑलवेज कास्टिंग जोस। कास्टिंग का मतलब CASTING। तो कास्टिंग, निर्णायक मत का हिंदी अनुवाद क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब है कि आप पहले पक्ष में वोट नहीं देंगे। कब वोट देंगे? जब दो पक्षों के बीच टाई हो जाए तभी आप वोट करेंगे। और लोकसभा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच मतदान में टाई हो जाए। अब इसका मतलब है स्पीकर कभी भी अपने पक्ष में वोट नहीं करेगा, या विपक्ष में वोट करेगा कि नहीं करेगा इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। अब बात को इस तरीके से देखें कि मान लीजिए किसी मामले पे सदन में मतदान हो गया और सदन में दोनों के टाई हो गए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बराबर मत पड़ गए, तो लास्ट में सुमित्रा महाजन से कहा जाएगा कि आप वोट करो। और वो, जैसा कि आज तक स्पीकर मावलंकर से लेकर आज तक कभी भी लोकसभा में कास्टिंग वोट हुआ ही नहीं, प्रोविजन है, कास्टिंग वोट नहीं हुआ। तो सुमित्रा महाजन किसी भी तरफ अपना वोट कर सकती हैं, वो बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती हैं, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। जबकि यहाँ पे कोई पार्टी मेंबर अगर व्हिप को ओबे न करे तो एंटी डिफेक्शन एक्ट का शिकार होगा कि नहीं होगा? कोई MP या MLA है और व्हिप के अनुसार काम न करे, वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी बात, आपने शायद मैंने पिछले बार बताया कि नहीं, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे सचिन तेंदुलकर वाज नॉमिनेटेड, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने के बाद किसी का पार्टी ज्वाइन कर ले, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
आप कहेंगे 6 महीने के बाद, मैंने 6 महीने के पहले क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने के बाद वो किसी न किसी पार्टी का मेंबर माना जाएगा, जिस पार्टी ने उसे नॉमिनेट किया है उसी पार्टी का मेंबर वो मान लिया जाएगा। आफ्टर 6 मंथ ही इज नॉट अलाउड टू ज्वाइन एनी पार्टी, और 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जैसे ही कोई पार्टी ज्वाइन करेगा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। इसलिए स्पीकर के ऊपर ये वोटिंग का प्रोविजन लागू नहीं होता, वो कहीं भी वोट कर सकती है या कर सकता है। तो हमने कहा केरला इज एन एक्सेप्शन, जहां पे स्पीकर को 10 बार कास्टिंग वोट का मौका मिला। दूसरा, किसके ऊपर और लागू नहीं होगा? यानी किसी पार्टी से अगर टू थर्ड मेंबर्स दूसरे दल में अपना मर्जर कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है जिसके, और 2/3 बड़ा आसान तब हो जाता है, इससे मेघालय, अरुणाचल, गोवा। अब जहां पे विधानसभा में ही 40 मेंबर हैं, वहां एक पार्टी के पास कितने लोग हैं? 6। कई बार तो पूरी पार्टी की पार्टी दूसरे में विलय कर जाती है हमारे यहाँ। छोटे छोटे राज्यों में ऐसा खूब होता है कि पूरे मेंबर ही 5 या 6 हैं, और जब पूरे मेंबर ही 5 या 6 हैं तो बड़े आसानी से वहां डिफेक्शन हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मान लीजिए पूरी पार्टी में 6 लोग हैं, एक ऐसी पार्टी इसके कुल मेंबर ही 6 हैं, तो 6 का 2/3 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 पार्टी बी में अपना विलय कर लेते हैं, तो दैट इज नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन। ये डिफेक्शन नहीं है बल्कि मर्जर है। एक पार्टी के 2/3 लोग दूसरे में अपना विलय कर लें तब इसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन आप कहेंगे मानने न मानने का अधिकार किसको है? स्पीकर। स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर वही मानेगा, वही बताएगा कि 2/3 कितना है, 2/3 कितना नहीं है। और कई बार तो हमारे यहाँ गिनती में भी बड़े लूप होल होते हैं। तीसरा एक्सेप्शन है, तीसरा अपवाद है जो एंटी डिफेक्शन के दायरे में नहीं आता। अब आपसे एक सवाल पूछें, अगर किसी पार्टी से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर दे तो एमपी रहेगा या जाएगा? यानी पार्टी से कोई रिजाइन कर देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त, पार्टी की सदस्यता नहीं, उसकी मेंबरशिप भी जाएगी। पिछली क्लास में मैंने बताया था। लेकिन अगर पार्टी किसी को निकाल देती है तो दोनों बातों में फर्क है। अगर कोई व्यक्ति खुद रिजाइन करेगा तो सदस्यता खत्म हो जाएगी, पार्टी की सदस्यता तो जाएगी, वो एमपी और एमएलए भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर पार्टी निकलती है तो वो पार्टी के मेंबर तो नहीं रहा लेकिन एमपी एमएलए रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब पार्टी, तो ऐसा हम तरीका अपना ले, इसे कई बार ऐसा एमपी एमएलए ऐसा तरीका अपनाते हैं कि हमें पार्टी बाहर करे, और जब पार्टी बाहर करेगी इसका मतलब है कि ही और सी इज एक्सपल्सन करना। अगर पार्टी किसी मेंबर को एक्सपेल करती है तो वो पार्टी से जाएगा लेकिन एमपी और एमएलए बना रहेगा। इसलिए कई बार मेंबर्स ये सोचते हैं उनको पार्टी से एक्सपेल किया जाए, जैसे कि अमर सिंह को पार्टी से एक्सपेल किया गया था, जयाप्रदा को पार्टी से एक्सपेल किया गया था, दिल्ली के विधानसभा किसी क्षेत्र के एमएलए पंकज पुष्कर, उनको पार्टी से एक्सपेल किया गया था। तो जब पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाएगा तो इनकी एमपी और एमएलए की मेंबरशिप बनी रहेगी, पार्टी के मेंबर ही नहीं रहेंगे। अगर निष्कासन किया जाता है तो अब इसमें इनको, क्योंकि स्पीकर सभी को बैठाता है, स्पीकर एलोकेट
स्पीकर सभी को बैठाएगा, स्पीकर सभी को जगह देगा, और जैसे कि कौन से पार्टी के मेंबर हैं, कौन से विपक्ष में है, सबके लिए सीट का एलोकेशन का में स्पीकर करता है। तो अब सवाल है कि ऐसे लोगों को स्पीकर कहाँ बैठाएगा? इंडिपेंडेंट को तो बैठा देगा, नॉमिनेटेड को, पार्टी को, इन तीनों को बैठाएगा। इनको फिर स्पीकर अनअटैच्ड मेंबर के रूप में बैठाता है, क्योंकि ये अलग श्रेणी है। अनअटैच्ड, अनअटैच्ड का मतलब होता है असंलग्न सदस्य। सो दे आर नोन एज अनअटैच्ड मेंबर्स। इन्हें असंलग्न सदस्य के रूप में जाना जाता है। असंलग्न सदस्य का मतलब है कि न तो इंडिपेंडेंट ये थे, न नॉमिनेटेड है, और न ही पार्टी के मेंबर रह गए। तो तीनों में से इनकी कोई श्रेणी नहीं रही, इसलिए इनके क्या कहा गया? अनअटैच। तो उनको कभी कोने की सीट दे दीजिए, स्पीकर दे देगा कि आप एकदम बिल्कुल कोने की सीट पे आप बैठिए। दैट इज नोन एज अ अनअटैच्ड मेंबर्स। पार्टी निकाल देगी, दूसरा दल ज्वाइन करेगा, फिर तो डिस्क्वालीफाई। दूसरा दल ज्वाइन कर नहीं सकता, दूसरा दल ज्वाइन नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर कोई एक्सपेल भी हो गया, अगर कोई एंटी डिफेक्शन एक्ट का शिकार हो गया, तो वो जब तक नया चुनाव न लड़े मिनिस्टर नहीं बन सकता। मंत्री बनने पर रोक लगाई है इसी वजह से। और ये सारा प्रोविजन हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन एक्ट पहली बार आया था किस संविधान संशोधन से? 52nd या 52वें संविधान संशोधन से आ गया था। तो 52nd अमेंडमेंट से पहली बार एंटी डिफेक्शन एक्ट आया। 91st अमेंडमेंट से फिर इसको करेक्ट किया गया, 91st अमेंडमेंट से फिर करेक्ट किया गया, और यह भी कह दिया गया है कि जो भी एंटी डिफेक्शन का व्यक्ति होगा वो मिनिस्टर नहीं बन सकता तब तक जब तक अगला चुनाव न लड़े। क्योंकि मान लीजिए कोई एक्सपेल मेंबर है, तो एमपी एमएलए तो ही है, लेकिन वो शेष काल में मंत्री नहीं बन पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को हमने पार्टी से बर्खास्त कर दिया, एमपी एमएलए भी नहीं रहा, तो हमारे यहाँ 6 महीने तक व्यक्ति मंत्री बन सकता है बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हुए। दैट इज अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे ये भी रोका गया है कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री नहीं हो सकता जिससे मूल उद्देश्य क्या था, संसदीय शासन में बढ़ते अस्थायित्व को रोका जा पाए, स्थायित्व लाया जाए, दल बदल को रोका जा सके। क्योंकि दल बदल अपने आप में खराब चीज है, शासन में अस्थायित्व पैदा करता है। यद्यपि इसके बड़े विरोध भी होते हैं, इसके बड़े डायमेंशन भी है, लेकिन दल बदल का अभिप्राय ये है। अब एक खास बात देखेंगे, ब्रिटेन में ऐसे एक्ट के बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भारत में आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि ब्रिटेन के लोग इस तरीके से पार्टी में भागते नहीं। हमारे यहाँ तो कब कौन किस पार्टी में रहेगा कोई भरोसा नहीं है। अब देखेंगे इतने के बावजूद इसका मिसयूज कैसे हुआ, इसमें कुछ डायमेंशन जो लिखने की बात है, आखिर इतने के बावजूद इसका मिसयूज कैसे हो गया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज हैं, आपको याद दिला दें। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हु इज डिसाइडिंग अथॉरिटी, रूलिंग अथॉरिटी? स्पीकर पार्टी लाइन पे निर्णय देगा या निष्पक्ष रूप में निर्णय देगा? पहली प्रॉब्लम यही है। दूसरा, टाइम लिमिट है ही नहीं है, टाइम लिमिट है ही नहीं है, तो निर्णय स्पीकर का होगा 5 साल में होगा। भाई एक एमपी एमएलए का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। स्पीकर का निर्णय राजस्थान में ही मामला हुआ, यूपी में ही मामला हुआ, यानी स्पीकर ने अपने निर्णय देने में 5 साल कर दिए, तो 5 साल के बाद निर्णय है, उसका मतलब क्या है? निर्णय नहीं है। 5 साल में उसका टेन्योर ही पूरा हो गया, उसका निर्णय आना ना आना दोनों बातें बिल्कुल बेकार किस्म की है। दूसरी बात आप देखेंगे, कई बार तो ऐसा हुआ है स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने के बाद उसका अलग से नोटिफिकेशन आना जरूरी है। जब तक सरकार इसको नोटिफाई नहीं करेगी कि अमुक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गया, तब तक उसको पेमेंट मिलता रहेगा, वो एमपी एमएलए बना रहेगा। तो कई बार नोटिफिकेशन जारी करने में 6-6 महीने लगा दिए गए, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि कई तरीके से इसके मिसयूज होते हैं। लेकिन अब जरा व्यवहारिक बात देखें। पहला हेडिंग है
पहला हेडिंग लिखिए, सांसदों की स्वतंत्रता और दल बदल अधिनियम। पहला हेडिंग है सांसदों की स्वतंत्रता और दल बदल अधिनियम। द फ्रीडम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एंटी डिफेक्शन एक्ट सांसदों की स्वतंत्रता और दल बदल अधिनियम। पहला पॉइंट कि संविधान में क्या लिखा आपने? संविधान में सांसदों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में सांसदों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। Even MPs, MLA are given the right of freedom of speech and expression, क्योंकि वे आम जनता की इच्छाओं को प्रकट कर सके। Therefore, they can express the will of the people, जिससे वो आम जनता की इच्छाओं को प्रकट कर सके और संसद में अपने विचार प्रभावी रूप में भी व्यक्त कर सके। They can also express their ideas, opinion in the parliament without fear. संसद में अपने विचार आसानी से प्रकट कर सके। संसद में अपने विचार आसानी से प्रकट कर सके। अगला, बताइए, तुम पीछे जाके देख लो एक बार। अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? हाँ, परंतु दल बदल अधिनियम के अंतर्गत इट इज बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट, परंतु दल बदल अधिनियम के अंतर्गत सांसद अपने विचार दल के खिलाफ प्रकट नहीं कर सकते। Even member of parliament are unable to express their ideas against the party. सांसद अपने विचार दल के खिलाफ प्रकट नहीं कर सकते। जिससे संसदीय लोकतंत्र के समक्ष गहरी चुनौती उत्पन्न हो गई, विच क्रिएटेड
a major obstacle in path of parliamentary form of government, जिससे संसदीय लोकतंत्र के समक्ष एक गहरी चुनौती उत्पन्न हो गई। संसदीय लोकतंत्र के समक्ष एक गहरी चुनौती उत्पन्न हो गई क्योंकि प्रताप भानु मेहता का कहना है, अकॉर्डिंग टू प्रताप भानु मेहता, प्रताप भानु मेहता का कहना है कि संसद के दो प्रमुख कार्य होते हैं। प्रताप भानु मेहता का कहना है कि संसद के दो प्रमुख काम होते हैं। पहला, रिप्रेजेंटेटिव, पहला प्रतिनिधिपूर्ण संसद के दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है डिलिबरेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधियात्मक और डिलिबरेटिव का मतलब है तो होता है कि विधि का निर्माण। विधि के निर्माण वाला काम कहलाता है डिलिबरेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। संसद के दो मुख्य काम होते हैं, डिलिबरेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है कि दल बदल अधिनियम के कारण संसद की ये दोनों भूमिकाएं प्रभावित हो रही हैं। बोथ रोल ऑफ पार्लियामेंट इज बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू एंटी डिफेक्शन एक्ट। दल बदल अधिनियम के कारण संसद की दोनों भूमिकाएं प्रभावित हो रही हैं। संसद की दोनों भूमिकाएं प्रभावित हो रही हैं। तो ये अब आप देखेंगे कि भाई बहुत बड़ी आलोचना ये है कि अब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो किसके लिए बोले? जनता के लिए बोले तो उसकी मेंबरशिप जाने का खतरा है। पार्टी के लिए बोले तो जनता की आवाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड डिलिबरेटिव। तो यहाँ पे एक बड़ी चैलेंज, यहाँ पे बहुत चैलेंज आ जाता है। इसलिए दल बदल अधिनियम ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कमजोर किया है, मजबूत किया है। अब आप देखेंगे हमारा पर्पज क्या था, दल बदल अधिनियम को समझना नहीं। और हमेशा आप याद रखिए जीएस के भी क्वेश्चंस को देख लीजिए। पोल साइंस में तो प्रश्न पूछने का बेसिक तरीका एक ही जैसा होता है। वो आपसे कोई फैक्चुअल सवाल नहीं पूछेगा कि हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हो सकता है, मेंस में कभी फैक्चुअल सवाल नहीं पूछेगा कि पॉइंट आउट द बेसिक फीचर्स ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट। दल बदल अधिनियम की मूल विशेषता पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, क्वेश्चन तो आप देखिए, जब क्वेश्चन देखेंगे तब आपको डायरेक्शन मिलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ सवाल पूछा जा सकता है, कहाँ से एग्जामिनर का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए कहा गया कि एंटी डिफेक्शन एक्ट, अब बताइए कि हमारे संसदीय लोकतंत्र को हतोत्साहित करता है या नहीं करता है? आजादी तो वही नहीं है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, कुलदीप नैयर केस इसमें आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जब यही आर्गुमेंट लिया गया कि दल बदल अधिनियम तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत खिलाफ है। लेकिन सवाल ये है कि दल बदल अधिनियम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ तब होगा जब लोग अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के कारण पार्टी छोड़ दें या उनकी सदस्यता चली जाए। यहाँ पे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या कुछ और? भाई किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना, मंत्री बन जाना,
ये सारे इंसेंटिव होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मुद्दा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये भी वास्तविकता है कि जिस पार्टी के मेंबर एक पार्टी से निर्वाचित है, तो कम से कम दैट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मैनिफेस्टो ऑफ दैट पार्टी। पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, और लोगों ने इसको वोट दिया है पार्टी के नाम पे, इसलिए ही सपोज टू रिप्रेजेंट द विश ऑफ पार्टी। तो उच्चतम न्यायालय ने दल बदल के इस अधिनियम को मानने से स्वीकार कर दिया। तो सवाल आपसे ये पूछा जाए कि क्या इसे बीच का कोई रास्ता है? ये बात स्पष्ट है कि नहीं, दल बदल अधिनियम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमजोर करता है या नहीं करता है? कैसे करता है भाई? सीधी सीधी बात है, पार्लियामेंट के सामने कोई बोलेगा तभी तो। अब जरा जो याद रखिए, आज हमारे यहाँ जितने भी, अब तो हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि जैसे हमारे एंटी डिफेक्शन एक्ट आया, अब तो कभी मेंबर अगर संसद कार्यवाही को देखे तो कोई नेता जब उठ खड़ा होता है तो पहले अपने पार्टी अध्यक्ष की प्रशंसा 5 लाइन करेगा। अरे भाई, तुम पार्टी अध्यक्ष की प्रशंसा करने का मतलब क्या है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई इसे कोई इसे, जैसे पुराने जमाने में लोग राजा महाराजाओं क्या हुआ कि विदूषक हुआ करते थे, जो राजा महाराजा की प्रशंसा करते थे, तो ये विदूषक हैं क्या? बहुत आम भाषा में, असंसदीय भाषा में प्रयोग नहीं करेंगे, वो आप जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, कई लोग तो कहा ही करते थे भाई ये पार्टी, अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसे सही बात कहनी चाहिए। अब सवाल है कि विधि का निर्माण हो रहा है, दैट इज अ डेलिबरेटिव फंक्शन, जनता की आवाज उठाई जा रही है, रिप्रेजेंटेटिव। तब कोई विधि का निर्माण हो रहा है और किसी बीजेपी के मेंबर को लग रहा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन जीएसटी, उसको बोलना चाहिए। अब मान लीजिए कि 3 तलाक के मुद्दे पर जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया, हो सकता है उसका एक मेंबर उससे अपोजिशन में, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उसके खिलाफ बोल दे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ कोई मेंबर बोल देगा, इसका मतलब वो पार्टी से गया। तो लोग कहते हैं तो बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। तो आप बताइए, क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता क्या है क्या कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी बनी रहे विथ मेंटेनिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनी रहे, उसके बावजूद हम स्टेबिलिटी भी लगा दें और दल बदल अधिनियम चलता रहे? दोनों के बीच का कोई रास्ता है क्या? दोनों के बीच कोई रास्ता है या नहीं है? क्या है? अगला लिख लीजिए। अगला पल, कुलदीप नैयर वाद में इन अ केस ऑफ कुलदीप नैयर वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, कुलदीप नैयर वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दल बदल अधिनियम संवैधानिक है। द एंटी डिफेक्शन एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। दल बदल अधिनियम संवैधानिक है क्योंकि क्योंकि संसदीय शासन में स्थायित्व बनाना अत्यधिक आवश्यक है। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट। संसदीय शासन में स्थायित्व बनाए रखना आवश्यक है। परंतु 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 संसदीय शासन में स्थायित्व तथा संसदीय शासन में स्थायित्व तथा दल बदल अधिनियम के बीच सामंजस्य भी किया जा सकता है।
we can create a harmony between the parliamentary form of government and Anti-Defection Act. एक सामंजस्य भी किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि दल बदल अधिनियम का प्रयोग बिकॉज एंटी डिफेक्शन एक्ट, क्योंकि दल बदल अधिनियम का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में होना चाहिए। द यूज ऑफ एंटी डिफेक्शन एक्ट शुड बी एक्सेप्शनल। दल बदल अधिनियम का प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में होना चाहिए जहां सरकार गिरने का खतरा हो, वेयर गवर्नमेंट इज अबाउट टू फॉल। दल बदल अधिनियम का प्रयोग उन्हीं परिस्थितियों में होना चाहिए जहां सरकार गिरने का खतरा हो, वेयर गवर्नमेंट इज अबाउट टू फॉल। एंटी डिफेक्शन एक्ट मस्ट बी अप्लाइड ओनली इन दोज कंडीशन वेयर गवर्नमेंट इज अबाउट टू फॉल। इसका मतलब है, देखिए, दो चीजें गवर्नमेंट के सामने आती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के सामने समबडी इज कमिंग विथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है तो उस समय एंटी डिफेक्शन एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि सरकार गिरने खतरा है। लेकिन किसी विधि पे चर्चा हो रही तो वहां तो एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। विधि की चर्चा पर असहमति होने में इसीलिए लोगों ने कहा इसके बीच का रास्ता संभव है, बीच का रास्ता हम अपना सकते हैं, क्योंकि हम इसका सेलेक्टिवली यूज करें। अब किसी विधि पे चर्चा हो रही है, अब भगोड़े अधिनियम पे है जो हमारे यहाँ आया था, उस पर फिर एंटी डिफेक्शन एक्ट लगाने कोई मतलब नहीं। कोई बाकी चीज है उस पर एंटी डिफेक्शन एक्ट, यू शुड नॉट अप्लाई द एंटी डिफेक्शन ऑन दैट। इसका मतलब है कि बाकी मामलों में किसी मेंबर पार्लियामेंट को अपने पार्टी के खिलाफ जाने का अधिकार होगा, लेकिन सरकार गिराने का अधिकार नहीं होगा। उसके बावजूद अब देखेंगे कि हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं हैं। मान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन एक्ट तो कहता है कि भाई 5 साल तक लागू होगा। अब क्या होता है, कई बार कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी आपने देखा होगा एक बीजेपी के बिहार के सांसद थे जो मंत्री भी थे, कीर्ति आजाद नहीं, उसके अलावा भी एक थे, राजीव प्रताप ने पार्टी कहाँ छोड़ी है, वो उपेंद्र कुशवाहा वॉज मेंबर ऑफ एनडीए और मंत्री भी थे। अब उनको लगे 4.5 साल हो गया, जो हम मलाई काटना था काट लिया। उसके बाद हम ऑप्शन देखें कि और पार्टी का विकल्प क्या हो सकता है। तब सवाल है कि भाई 5 साल लग रहा है और 4.5 साल के बाद आप पार्टी बदल दीजिए, तो कोई पार्टी आपको हटा रही है तो क्या फर्क पड़ जाता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी आपको अगले 5 साल को देखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे फिर मॉरलिटी की बात आ जाती है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर की बात को भी आप कोट कर सकते हैं कि हर कानून आप बना दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था? तो आप ऐसी बातों को हमेशा कोट कर सकते हैं। केवल एक्ट बना देने से, लॉ बनाने से मामला हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे स्पीकर हमेशा पार्टी लाइन पर डिसीजन करता है, उसका निर्णय कभी निष्पक्ष हो ही नहीं पाता। इसलिए निष्कर्ष अब एक ही बात खत्म करेंगे। अगला पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद का कहना है, फेमस सेंटेंस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि जिस देश में नागरिकों का चरित्र ऊंचा होगा, जिस देश में नागरिकों का चरित्र ऊंचा होगा, wherever the moral of citizens are high, जिस देशों में नागरिकों का चरित्र ऊंचा होगा, वहां खराब से खराब संविधान अच्छा हो जाएगा। Even a bad constitution may turn into a good one.
वहां खराब से खराब संविधान अच्छा हो जाएगा, परंतु परंतु जहां नागरिकों के चरित्र ठीक नहीं है, वहां अच्छा संविधान भी बुरा हो जाएगा. A good constitution turn into a bad one where the character of citizens are bad. जहां नागरिकों का चरित्र अच्छा नहीं है, जहां नागरिकों का चरित्र अच्छा नहीं है. और इसका मतलब, और हमने आपको कितनी बार बता दिया कि सब आपको बुक में एक रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, बुक में सब आपको मिल जाएगा. इसका मतलब है वी कैन मेंटेन स्टेबिलिटी इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू. तो संसदीय शासन में भी हम स्थायित्व बना सकते हैं. इसका मतलब यह हो गया. अब जरा दूसरा पार्ट देखा जाए कि व्हाट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज अ प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगला हेडिंग कि संसदीय शासन क्या है और प्रधानमंत्री शासन क्या है. व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट इज द प्रेसिडेंस प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो एक बार फिर आपको याद दिला दें व्हाट इज द पार्लियामेंट्री, फिर कंपेयर कर दें. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसका दूसरा जो प्रैक्टिकल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पहला संसदीय शासन, दूसरा प्रधानमंत्री शासन. आपको यह दिला दें हमारे संविधान में कहीं प्रधानमंत्री शासन का उल्लेख नहीं है, और संयोग की बात है कहीं संसदीय शासन का भी उल्लेख नहीं है. बस कुछ विशेषताओं को जानकर हम समझ जाते हैं कि दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अदरवाइज नो वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, उच्चतम न्यायालय ने जरूर कहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, लेकिन ये हमारे संविधान में कहीं पे शब्द का प्रयोग नहीं है कि दैट इज समथिंग लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्ट्रियल का तो शब्द का प्रयोग होता हुआ ही नहीं है. लेकिन अब देखें कैसे इन चीजों को हमने अलग अलग नाम दे दिया. तो एक एक कंपैरिजन कर दें. हमने आपको बता रखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज सेंटर ऑफ पावर, पार्लियामेंट. सेंटर ऑफ पावर पार्लियामेंट है, वहीं से कार्यपालिका निकलती है, वहीं से विधायिका निकलती है, वहीं सब कुछ निकलता है. तो पार्लियामेंट और वहीं के प्रति लोग उत्तरदायी होते हैं. दूसरा, लेकिन प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ पावर, प्राइम मिनिस्टर. अपने आप चेंज हो गया. अब देखिए एक विशेषता को कैसे और एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसको और आगे बढ़ा देंगे. ये जब हम कहते हैं सेंटर ऑफ पावर पार्लियामेंट है, तो उसमें बहुत सारी, सेंटर ऑफ पावर पार्लियामेंट का मतलब है कि पार्लियामेंट से ही विधायिका निकलती है, लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट से ही पीएम निकलता है, पार्लियामेंट से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट. ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट सेंटर में है, सबसे चीजें पार्लियामेंट से निकलती हैं. प्रधानमंत्री बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है. लेकिन अब जरा देखिए प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है. यानी हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कारण एमपी है या पीएम के कारण एमपी है. जब पीएम के कारण एमपी हो जाए, याद रखिए जैसे पिछली बार नारा दिया गया था अब की बार, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन है या प्रेसिडेंशियल. और अब याद रखिए जब हम ये करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज चेंजिंग इनटू द प्राइम मिनिस्टीरियल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल स्टाइल में आगे बढ़ रहा है.
प्रेसिडेंशियल स्टाइल में आगे बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर में क्या हो जाता है, यहाँ तक एमपी और एमएलए का फ्यूचर भी, एमपी का फ्यूचर कौन तय करता है, पीएम। और यहाँ पे देखिए अभी पहली बार ऐसा हो गया है कि एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जनता से फीडबैक लिया जा रहा है और खुद पीएमओ के सारे पैसा हो रहा है कि जनता से फीडबैक लीजिए और कई लोगों के हम टिकट काटेंगे। पिछली बार 16th लोकसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ केम इन द पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के कारण, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते ही प्रधानमंत्री के कारण। अभी भी आप देखेंगे नरेंद्र मोदी इज अ मोस्ट पॉपुलर फेस इन रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें ये बात तो सबको पता है, ये बात सबको पता है कि निश्चित तौर पर अब ये बात तो नारा दिया जा रहा है। पिछली बार तो थोड़ा सा स्लोगन से कि अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो मोदी का नाम तो हटा दिया गया। पहले कहना मोदी मोदी है तो मुमकिन है, कई लोगों का नाम जरा हटा दो, बात ठीक नहीं लग रहा है। यानी कौन नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता है, पीएम। आप याद रखिए, इसलिए आप याद दिलाते हैं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अब जरा सोच के देखिए कि पार्लियामेंट वहां पे केंद्रित, मनमोहन सिंह को सच में पार्लियामेंट ने सेंटर किया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर तय कर रहा है। और यानी जहां पीएम का रोल ही सेंटर में आ जाए वो कौन सा गवर्नमेंट होगा, प्राइम मिनिस्टीरियल। जहां चुनाव से लेकर, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अभिप्राय है कि लोकसभा में जिसे बहुमत दल का समर्थन हो वो कौन बनेगा, प्रधानमंत्री। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ही लोकसभा मेंबर को जितवा दे रहा है, वही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोगों को तय कर रहा है। इसलिए अब देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ की मिनिस्टर्स। अभी अब देखेंगे कि हमारे यहाँ कोई भी अब सांसद है, मंत्री बन सकता है, तो मंत्री बनने के लिए कहां से आना चाहिए, लोकसभा से आना चाहिए या राज्यसभा से। संविधान में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, संविधान में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारे यहाँ तो पीएम भी राज्यसभा से आया हुआ है, लेकिन सही में आना कहां से चाहिए, क्यों। सीधी सी बात है कि बिकॉज अगर लोकसभा यानी मंत्री और प्रधानमंत्री लोकसभा से क्यों आना चाहिए, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, व्यवहारिक बात है। क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लोकसभा, वो सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पहला, लोकसभा जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, और लोकसभा में ही ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, जो मंत्रिमंडल को हटा सकते हैं। तीसरा, और राज्यसभा इज अ नॉन इलेक्टेड बॉडी, राज्यसभा पार्टी की इच्छा पे चलती है, लोगों की इच्छा पे नहीं। इसे टेक्निकली वो वहां से नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर होल्डिंग द की मिनिस्टर्स, निर्मला सीतारमन राज्यसभा, वित्त मंत्री द मोस्ट की इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट होम मिनिस्ट्री, एक्सेप्ट होम मिनिस्ट्री वो जो राजनाथ सिंह के पास है। ज्यादातर की मिनिस्टर्स आज किसके पास, प्रकाश जावड़ेकर एचआरडी राज्यसभा। और ऐसा नहीं कि बीजेपी को बगैर पीयूष गोयल राज्यसभा। ओ माय गॉड, दैट इज अ ट्रेमेंडस। यानी इसका सीधा सा मतलब है पीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होल्ड दिखता है। कीर्ति आजाद क्यों नाराज है, मंत्री नहीं बना। और शत्रुघ्न सिन्हा, वाई इज एन अनॉयड। और आप याद रखिए, और सिद्धू ने पार्टी क्यों छोड़ दी, सिद्धू बिना बोले रुक नहीं सकते हो, तो ताऊ के आगे बोलना मना है, ताऊ के आगे बोल नहीं सकता कोई। इसलिए बात सीधी सी है, पूरा का पूरा ये एग्जाम्पल दिखाता है कैसे प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल नाउ। इसलिए सिद्धांत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्यवहार में चीजें बदल गई। अब अगला देखेंगे, अगला वाई प्राइम मिनिस्टर, क्या फर्क हो जाता है। तीसरा, दूसरा, सिद्धांत यह है कि पार्लियामेंट कंट्रोल द पीएम, संसद के द्वारा प्रधानमंत्री नियंत्रित होता है। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है, पीएम इज कंट्रोलिंग द पार्लियामेंट।
पीएम इज कंट्रोलिंग द पार्लियामेंट। अच्छा, पीएम पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल कर रहा है? बिकॉज पीएम इज अ लीडर ऑफ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। भाई पीएम जिसका नेता है उसी का संसद में बहुमत है। तो स्वाभाविक रूप में अगर बहुमत दल के लोग पीएम को कर रहे हैं तो पार्लियामेंट में कौन सा काम होगा, पार्लियामेंट में कौन सा बिल पारित होगा? जो पीएम चाहे। पार्लियामेंट में कौन सी डिबेट होगी? जो पीएम चाहे। पार्लियामेंट का सेशन कब होगा? जो पीएम चाहे। इस वजह से जिस पीएम को मेजॉरिटी मिलेगी, जिस पीएम को लोकसभा में मेजॉरिटी मिलेगी, वहां पे पीएम पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा रादर देन पार्लियामेंट इज कंट्रोलिंग द पीएम। तीसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है। ये तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है। पीएम इज फर्स्ट अमंग इक्वल। और देखिए, फर्स्ट का मतलब होता है कि वो बाकायदा कलेक्टिव डिसीजन ले, कलेक्टिव डिसीजन ले, मिलजुल कर काम करे, सबसे पूछ कर काम करे। तो सही बात है, फर्स्ट क्यों है? क्योंकि वो मंत्रालय बांटता है, फेरबदल करता है, बिकॉज ही चेयर द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, देयरफॉर फर्स्ट। अब सवाल है, मनमोहन सिंह वॉज द फर्स्ट? मनमोहन सिंह इक्वल थे, ये तय करिए। मनमोहन सिंह वॉज सेकेंड अमॉन्ग इक्वल्स और फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स? अब जरा सोच के देखिए। एक बात याद रखिए, जो अपने लिए एक लोकसभा की सीट न जीत पाए और यहां जो अपने दम पर 280 सीट जीता दे, फर्क है कि नहीं है? डेमोक्रेसी लाइज इन पॉलिटिकल पावर। जिसके पास राजनीतिक शक्ति है उसी को डेमोक्रेसी मानती है। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? सारे लोगों को बाहर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखो भाई, हमारे नाम पे लोग चुनाव जीतते हैं, मैं चाहूंगा जिसको टिकट दूंगा, मैं चाहूंगा जिसको बाहर करूंगा। जो भी लीडर पावरफुल होता है इसी स्टाइल पे काम करता है। पावरफुल लीडर कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेता, और हमारा संसदीय शासन कहता है कलेक्टिव डिसीजन होगा। और मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप देख लीजिए, संजय बारू ने बाकायदा ये बात लिखी भी है कि मनमोहन सिंह सारी फाइल सोनिया गांधी के पास जाती थी। मनमोहन सिंह जबकि प्रधानमंत्री टेक्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी, प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है, लिहाजा प्रधानमंत्री की फाइल किसी और को दिखाई नहीं आ सकती कि प्रधानमंत्री के पास फाइल क्या आई। वो सारा फाइल किसके पास जाती थी? सोनिया गांधी के पास। यहाँ तक कि मनमोहन सिंह जब एम्स में बाईपास सर्जरी के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मैडम से कहा कि मैडम थोड़ा हमें अवकाश दे दीजिए, आई एम अनेबल टू परफॉर्म माई रोल। अब मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ। सोनिया गांधी का, तुम प्रधानमंत्री हो कहाँ? तुम बस बैठे रहो। डर के मारे वो उठे ही नहीं दोस्तों। मनमोहन सिंह हमेशा कहते हमारे हाथ बंधे हुए, हाथ बंधे हुए। हाथ नहीं, बहुत कुछ बंधा हुआ था उनका, कुछ नहीं कर पाए। अब जरा सोच के देखिए, ऐसे भी पीएम हमारे यहाँ रहे हुए। कितने एग्जाम्पल आपको बता दें। जब जब वहां पे ए राजा, जो राजा थे कनिमोझी के भाई, डीएमके के नेता, तो राजा के पास मिनिस्टर ऑफ टेलीकॉम था। डिस्प्यूट उठने लगा तो मनमोहन सिंह ने कहा, ऐसा है राजा, तुम ये छोड़ दो यार। फिर मन्नू भाई बेकार की बात करते हो, ठांस दूंगा, बैठे रहो आराम से, मैं सरकार गिरा दूंगा। याद रखिए दोस्तों, किसी को मंत्री मंत्रालय बदल देंगे? गठबंधन सरकार में कोई प्रधानमंत्री मंत्रालय बदल देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी एक फंक्शन में जा रहे थे तो उनसे पूछा गया कि वाजपेयी साहब तो कमाल के आदमी है यार। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी इतनी तारीफ क्यों हो रही है? नो नो, यू आर रनिंग द गवर्नमेंट विच इज कंप्राइज ऑफ 24 पार्टीज। ये 24 दलों की सरकार आप लेते हो, कमाल के आदमी है वाजपेयी साहब, कैसे ऐसा काम करते हो? उनका वो हमें लेके चलते हैं, हम उन्हें लेके थोड़ी चलते हैं। इसलिए अब जरा सोच के देखिए, जब जब गठबंधन की सरकार थी, लालू यादव रेल मिनिस्टर थे, मजाल तक कोई डिपार्टमेंट बदल देता? कौन बदल देगा? और उस समय राज्यसभा का कोई व्यक्ति मंत्री हो जाएगा? लोकसभा के लोग खुद ही पार्टी में है तो राज्यसभा का व्यक्ति कैसे मंत्री हो जाएगा? नहीं हो पाएगा।
इसलिए संसदीय शासन में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो पावरफुल ऐसा जरूरी नहीं है। इंदिरा गांधी और मोदी ये दो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, और दोनों का काम करने का तरीका एक ही है। से डिसीजन कहाँ लिया जाता है? जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया बिना कैबिनेट के पूछ के, और मोदी ने नोटबंदी, जो सारे मंत्री टेलीविजन पे टेलीकास्ट देख रहे हैं, अरे। और आपको याद दिला दें, बस एक फर्क है, इंदिरा गांधी कमजोर कड़ी थे संजय गांधी। इंदिरा गांधी डिस्प्यूट में आ गई परिवार की वजह से। मोदी के आसपास कोई परिवार नहीं है, मोदी को अदरवाइज जब भी कोई बहुत स्ट्रांग पावरफुल लीडर होगा, पावर कंसंट्रेट करेगा, तो लोग कभी बैठते नहीं। लेकिन आसपास के लोग देखते हैं, यार ये तो भूत की तरह काम करता है, न किसके कोई आगे न कोई पीछे। देखिए ये तो तथ्य बात है कि हमारे जितने भी लोग पावर में आए, उनकी इर्द गिर्द 2-4 पीढ़ी के लोग बन गए। भी थे ताऊ, चाचा, मामा, भांजा, सब ऊपर गया, भाई भौजी सब दोस्तों बन गए। मोदी के भाई करते थे वही काम करते हैं। और मोदी के बारे में तो कभी तक कोई व्यक्ति बड़े बता रहे थे कि उनके कोई रिलेटिव, दूर से रिलेटिव बार पीएमओ आया कि सर कोई काम मेरे लगवा दीजिए, तो मोदी के पास 2-10-20 हज़ार रुपए था, उनका बेटा ये ले जाओ, दोबारा मेरे पास काम के लिए मत आना। तो एक बात याद रखिए, 15 साल हाउस के खिलाफ करप्शन का आरोप तो लगने चाहिए, नहीं है। और आप याद रखिए, इसी बात से सारे, जब आप बहुत ईमानदार, तो कोई आपके खिलाफ बोल देगा, कैसे बोल देगा? तो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग उनके खिलाफ बोल ही नहीं पाते। लोग कहते हैं भाई इसने इसके आगे ना कोई इसके पीछे। ये बात मोदी को सेफ कर ले जाती है। इंदिरा गांधी कमजोर कड़ी संजय गांधी थी। संजय गांधी करप्शन में इन्वॉल्व तो नहीं थे, लेकिन वर्किंग स्टाइल उनकी ऐसी थी, लोग उनसे बहुत नाराज होते थे। और आप जानते हैं हमारे यहाँ परिवार में तो ऐसा, जो समाजवाद के नाम पर सत्ता में है, परिवार एक समाजवाद आ गया, परिवार में समाजवाद आ गया। दोस्तों हमारे समाजवाद 2 प्रकार का है, एक परिवार में समाजवाद, उसका